जी IAS 16 हम लोगों ने स्टार्ट किया था। लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को मैंने इसकी आउटलाइन पूरी ड्रॉ करवा दी थी और आपको ने कहा था इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हुए थे। सो अब नेक्स्ट जो पॉइंट था रिकग्निशन क्राइटेरिया, वहां से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। रिकग्निशन क्राइटेरिया का मतलब होता है कि कब किसी चीज को एज अ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। मतलब कब किसी चीज को आप प्रॉपर्टी, प्लांट के तौर पे अपना एसेट शो करा देंगे। तो इसके लिए स्टैंडर्ड कहता है दो क्राइटेरियाज हैं। नंबर 1, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट will flow to the enterprise and reliable estimate of cost. फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो टू द एंटरप्राइज, कि उस चीज़ को इस्तेमाल करके जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो उस ऑर्गेनाइजेशन को होगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को होगा। एंड रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट, कि उसकी कॉस्ट को रिलायबली एस्टिमेट या प्रिडिक्ट किया जा सकता हो। कहता है जिस दिन ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हों, ठीक है, इधर वर्ड एंड का यूज हुआ है, मतलब दोनों कंडीशनें फुलफिल होनी चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरियाज फुलफिल हो जाते हैं तो आप उस चीज़ को एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब अगर फर्ज करें, स्टेप बाय स्टेप मैं इनको एग्जांपल के साथ डिस्कस करूं। फर्ज करें हम लोगों ने अपनी फैक्ट्री के लिए एक नई मशीनरी खरीदी, लेकिन उसकी इंस्टॉलेशन के लिए हमें साइट प्रिपेयर करना पड़ेगी। उस साइट प्रिपरेशन पे थोड़ा टाइम लगना है। टेम्परेरीली आप लोग मेरे नेबर में हैं, आपको मैंने कहा यार ये मशीनरी आप अपने पास रख लें, जैसे ही साइट प्रिपेयर होती मैं उठा के ले जाऊंगा। आप लोगों ने मुझसे पूछा कितने की खरीदी है, मैंने कहा 5 लाख की खरीदी है। अब इसकी कॉस्ट का आप लोगों को अंदाजा है या नहीं? तो कॉस्ट का तो अंदाजा है, बता तो मैंने दिया 5 लाख की। क्या इस मशीनरी को इस्तेमाल करके फायदा आप लोगों को होना शुरू हो जाएगा? नहीं, इस्तेमाल करने का राइट नहीं है आपको जस्ट मैंने कस्टडी के लिए दी है कि जी सेफ्टी पर्पस के लिए आप उधर रिटेन कर ले अपने पास, तो उसके लिए मैंने पोजेशन इसलिए दी है। मतलब उस मशीनरी को इस्तेमाल करके बेनिफिट आपको नहीं मिलना। तो क्या आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसे अपना एसेट लिख सकते हैं? नहीं। अब उसकी रीजन क्या थी? पहली कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। अब मैं एग्जांपल चेंज करता हूं। फर्ज करें मैंने एक नई मशीनरी खरीदी। अब मेरी जो पुरानी मशीनरी है, आप मेरे कोई जानने वाले हैं, आपने इंटरेस्ट शो किया ये मशीनरी मैंने लेनी है। मैंने आपको कहा ठीक है आप ले जाएं। आपने कहा कितने की? मैं कहा यार पैसे डिसाइड कर लेंगे, आप मशीनरी ले जाएं। आप मशीनरी ले गए, क्या उसको इस्तेमाल करने का राइट आपको मिला या नहीं? तो उसको तो मिल गया। इसको ना इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो आप लोगों को आना शुरू हो गया। क्या आपको पता है ये कितने की है? क्या विदाउट अमाउंट एंट्री पास हो जाती है अकाउंट्स में? नहीं। तो तब भी आप इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब फर्ज करें महीने बाद मैंने आपको कहा यार ऐसे करना, आप 2 लाख रुपए इसके दे देना। आपने कहा चलो ठीक है। अब जब प्राइस डिसाइड हुई ना 2 लाख दे देना, तो आज आप उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट शो कराओगे कि मैंने 2 लाख का खरीदा। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशनें फुलफिल होनी चाहिए। और ये ना एक यूनिवर्सल सी कंडीशंस हैं। एसेट से रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड पढ़ेंगे, तकरीबन हर एसेट के स्टैंडर्ड में यही 2 क्राइटेरियाज आ रहे होंगे। इंशाल्लाह रिपोर्टिंग 2 में IAS 38 पढ़ेंगे, यही क्राइटेरिया होगा। ठीक है, इसी तरह अदर स्टैंडर्ड्स आप पढ़ेंगे एसेट से रिलेटेड, उनके अंदर भी यही क्राइटेरिया होगा। तो इसलिए स्टैंडर्ड ने आपको कहा हुआ है कि जब ये 2 कंडीशंस फुलफिल हो जाएं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स का फ्लो आपको आएगा और रिलायबल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट होगा, तो आप उस चीज़ को अपना एसेट शो कर दिया करें।
सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल इक्विपमेंट। अब पहले तो पता होना चाहिए ये होते क्या हैं। तो कोई आइडिया और नाम से कोई अंदाजा लग रहा हो क्या चीज़ है ये? यानी सेफ्टी इक्विपमेंट या एनवायरमेंटल इक्विपमेंट। सॉरी, हाँ जी, कुछ हद तक वो चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। और अदरवाइज अगर इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट से देखा जाए कोई, हाँ, यानी कोई ऐसी चीज़ जो पोल्यूशन वगैरह को कंट्रोल करने में, एनवायरमेंटल इक्विपमेंट यही होंगे ना कि पोल्यूशन को मिनिमाइज करते हों, ठीक है। जैसे अगर आप लोग देखें ये जो आप लोगों की स्टील मिल्स हैं, अब स्टील मिल्स आपको पता है लोहे को मेल्ट करने के लिए हीटिंग यूज़ करती हैं। अब पाकिस्तान में क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली लॉबीज एक्टिव नहीं है तो सारी कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर में एग्जॉस्ट कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको पता है मल्टीपल प्रॉब्लम्स वगैरह क्रिएट होती हैं। तो डेवलप कंट्रीज़ के अंदर वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि आप लोग प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट लगवाएं, एज लो एज पॉसिबल लेवल तक आप जो कार्बन फुटप्रिंट है उनको मिनिमाइज करें। मतलब आप ऐसे इक्विपमेंट लगवाएं जो एनवायरनमेंट को कम से कम अफेक्ट या डैमेज करे। तो उसके लिए ना ये आप लोगों को इक्विपमेंट लगवाने पड़ जाते हैं। जैसे अगर आपको थोड़ी सी मैं एग्जांपल दूं प्रैक्टिकली, तो आप लोगों ने देखा होगा ये जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप यूज़ करते हैं, एक रिटर्नेबल बॉटल होती है जिसे रेगुलर बॉटल कह देते हैं, ठीक है, जिसे आप लोग यूज़ करके बाद में वापस शॉप वाले को दे देते हो। तो वो शॉप वाले उसको क्या करते हैं फिर, या कंपनी उसको क्या करती है? हाँ, वो रिफिल होकर दोबारा आती है। अब इस तरह नहीं होता कि आपने बोतल दी हो ऐसे रिफिल होके आ गई, पहले उसको ब्लीच के साथ वॉश करते हैं। अब जब ब्लीच के साथ वॉश करेंगे तो पानी में ब्लीच मिल जाएगी। अच्छा, आप लोगों का ये जो वेस्ट वाटर है अल्टीमेटली कहाँ जाता है? हाँ, ये आपका सी में जाता है, ठीक है, समंदर के अंदर एंड फाइनली ये जाता है। इसका मतलब अगर आपने केमिकल वाला पानी नाले में ड्रेन कर दिया और नाला अल्टीमेटली समंदर में गया तो वहाँ पे सी लाइफ अफेक्ट होती है। तो उसके लिए आपको करना क्या पड़ता है, वो कहते हैं कि आप कोई भी हार्मफुल केमिकल पानी के अंदर ना डालें, और अगर कभी इनकॉर्पोरेट हो रहा है तो उसको फिल्ट्रेशन वगैरह करें। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कोक की कंपनी की, लाहौर के अंदर ना सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेटमेंट की फैक्ट्री है, और उसकी लोकेशन ऐसे है कि उसकी दीवार की पिछली साइड पे गंदा नाला है, और साथ वाली जो फैक्ट्री है वो टेनरी कंपनी है। अब उन लोगों ने क्या किया हुआ है, ये जो रेगुलर बॉटल्स हैं, रिटर्नेबल बॉटल जो होती हैं, जब आप लोग रिटर्न करते हैं वो उसको ब्लीच वाले पानी से वॉश करके उन बॉटल को रिफिल करते हैं, लेकिन वो ब्लीच वाला पानी सीधा नाले में ड्रेन नहीं करते। आगे उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया हुआ है, वो उस पानी को फिर फिल्टर किया जाता है। अब मसला फ़र्ज़ करें मैं फॉर्मेलिटी के तौर पर प्लांट लगा दूं फिल्ट्रेशन, एक्चुअली फिल्ट्रेशन हो ही ना रही हो, बस एक फॉर्मेलिटी शो कर रहा हूँ जो मैंने लगाया हुआ प्लांट। फिर उन्होंने क्या किया हुआ है, फिल्ट्रेशन प्लांट का पानी सीधा नाले में नहीं जाता, उन्होंने एक पॉन्ड बनाया हुआ है, उसमें मछलियाँ रखी हुई हैं, वो पानी उसके अंदर जाता है एविडेंस के लिए कि मछलियाँ नहीं मरी, इसका मतलब हार्मफुल इफेक्ट एलिमिनेट हो गया है। फिर पॉन्ड से वो पानी नाले में गिरता है। अब ये जो उन्होंने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है, कोई 30 से 35 लाख पर मंथ उनका खर्चा है उसको चलाने पे। अब मकसद क्या है उनका कि जी पानी के अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना जाए। हालांकि उनके साथ वाली कंपनी जो है वो टेनरी है। टेनरी का क्या काम होता है? हाँ, लेदर को साफ करना है, ठीक है। आपको पता है ये जो एनिमल की स्किन होती है उस पर बाल वगैरह होते हैं, तो उसकी क्लीनिंग वगैरह उसमें की जाती है। तो वो कैसे करते हैं, एसिड्स तेजाब डालते हैं उस पर, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो डायरेक्ट तेजाब वाला पानी नाले में फेंक रहे हैं। इसको ना कोक वाले ने अगर साफ रख भी लिया तो साथ वाले ने तो गंदा कर दिया, और ब्लीच से ज्यादा हार्मफुल चीज है एसिड्स, ठीक है। लेकिन क्योंकि एनवायरनमेंट फ्रेंडली लॉबीज एक्टिव नहीं है, वो कर रहा है, कोई रोक नहीं रहा।
तो अब कोक वाले भी तो सोच सकते हैं ना कि यार हमारा 30-35 लाख का महीने का खर्चा है, हम भी बंद करते हैं, हमारा भी करोड़ों में प्रॉफिट बढ़ जाएगा। लेकिन वो ऐसे नहीं करते। उसकी रीज़न क्या है? एक तो वो मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अपने फॉलो करने हैं। दूसरा उसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि लाइसेंस वगैरह, जैसे मैंने आपको कहा कि इश्यूज वगैरह बन जाते हैं, तो उसके लिए वो ये सारा काम कर रहे हैं। अब कुछ लोगों ने पॉइंट रेस किया कि यार ये जो सेफ्टी और एनवायरमेंटल इक्विपमेंट लगवाते हैं ना, तो हमारा खर्चा आता है, इसको चलाते हैं तो भी खर्चा आता है, खराब हो जाता है रिपेयर कराते हैं तो भी खर्चा ही आता है। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब तो ये हुआ उससे कोई इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो नहीं, फायदा उसका कोई नहीं, खर्चा ही खर्चा है। तब स्टैंडर्ड ने ये एक पैरा इंट्रोड्यूस कराया सेफ्टी एंड एनवायरमेंटल के नाम से। उन्होंने कहा नो डाउट, बज़ाहिर आपको लग रहा है कि ये इटसेल्फ बेनिफिट जनरेट नहीं कर रहा, लेकिन ये अदर एसेट्स के साथ मिलके जनरेट करता है। देखें पाकिस्तान में तो एनवायरमेंट फ्रेंडली लॉबीज एक्टिव नहीं है ना, अब टेनरी वाले को कोई नहीं रोक रहा, वो गन डाल रहा है उसमें। लेकिन डेवलप कंट्रीज में क्या होता है कि आपकी कंपनीज को सील कर दिया जाता है कि जी अगर आपने ये रेगुलेशन जो गाइडलाइन इनको फॉलो नहीं किया, आपकी फैक्ट्री नहीं चलेगी। इसका मतलब अगर आप लोगों ने ये वाला प्लांट ना लगवाया तो आपके अदर एसेट भी ऑपरेशनल नहीं रहेंगे, वो भी कोई फायदा नहीं दे पाएंगे। तो स्टैंडर्ड कहता है इसका मतलब ये हुआ कि ये दूसरे एसेट्स के साथ मिलके इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो देता है। तो इसलिए आप ये ना कहें कि इससे फ्लो नहीं होता, ये भी आपको बेनिफिट देता है, इसलिए ये भी आपका नॉन करंट एसेट है और इसको भी आप लोग डेप्रिशिएट किया करो। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने इसके लिए आपको फिर गाइड क्या किया कि दीज आर टू बी recognized as assets and to be depreciated over respective useful lives। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ने कहा कि ये भी आप लोगों के एसेट्स होते हैं, इनको भी एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करो और इनकी लाइफ के दौरान इनको डेप्रिशिएट किया करो। ठीक है, तो इसका मतलब सिंपल लफ्ज़ों में कह लें कि ये भी आपके एसेट्स ही हैं। नेक्स्ट आता है इनिशियल मेजरमेंट।
जी, इनिशियल मेजरमेंट। अब किस वैल्यू पे एसेट रिकॉर्ड करते हैं? इनिशियल मेजरमेंट का मतलब जब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएं और उस चीज़ को आप एज एन एसेट बुक में रिकॉर्ड करें तो किस कीमत पे किया जाए? तो किस पे करते होते हैं? एट कॉस्ट। अच्छा, अब मसला कॉस्ट से क्या मतलब? स्टैंडर्ड कहता है कॉस्ट का मतलब है परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल taxes plus transportation and handling costs plus installation costs plus initial testing costs after deduction of revenue to be generated from sale of samples plus initial estimate of cost of dismantling and restoring the site. Or minus if there is any trade discount. जी, तो हम लोगों ने कहा कि जब फर्स्ट टाइम एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो आप लोग उसको कॉस्ट पे किया करेंगे। और कॉस्ट का क्या मतलब है? परचेज प्राइस, मतलब जितना का एसेट खरीदा, प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस।
इसके अंदर आप लोगों ने ऐड करनी इंपोर्ट ड्यूटीज, मतलब अगर आपने उस एसेट को इंपोर्ट किया है तो गवर्नमेंट ने जो भी इंपोर्ट ड्यूटीज इस पे इंपोज की थी और आपने पे की हैं वो इसमें ऐड कर लें। और इवन कह रहा है कोई नॉन रिफंडेबल टैक्सेस हैं तो वो भी ऐड कीजिएगा। अच्छा, इसमें आप लोग याद रखें, ये जो एडवांस इनकम टैक्स होता है, कई चीज़ों के खरीदने पे आप लोग एडवांस इनकम टैक्स देते हैं, वो आपका एडजस्टेबल या रिफंडेबल होता है, उसको एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते। ठीक है, आपके पेपर में एक दो क्वेश्चंस में आएगा कि जी मैंने इनकम टैक्स एडवांस में पे किया है, तो वो एसेट की कॉस्ट में ना शामिल कीजिएगा, वो आपका रिफंडेबल या एडजस्टेबल होता है। अच्छा, उसके बाद ऐड करनी है ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग कॉस्ट्स, कि आप लोगों ने उसको फैक्ट्री तक लाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन दी, ट्रक में लोडिंग के पैसे दिए, इधर आके अनलोड करने के पैसे दिए, चीज़ें सेंसिटिव थी, रास्ते की इंश्योरेंस करा ली कि ख़राब ना हो जाए, नुकसान ना कोई हो जाए, उसे कहते हैं इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट ये हैंडलिंग कॉस्ट का पार्ट बनती है, तो उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है। लेकिन अगर एग्जामिनर खाली इंश्योरेंस का वर्ड यूज़ करे, वो ना ऐड कीजिएगा, वो ऐड नहीं होती। सिर्फ कौन सी वाली इंश्योरेंस ऐड करेंगे? इन ट्रांजिट वाली। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं इंस्टॉलेशन कॉस्ट। अब आप लोगों की फैक्ट्री में मशीनरी पहुंच गई, लेकिन अगर उसको प्रॉपरली इंस्टॉल ना किया तो आप लोगों की ऑपरेशनल तो नहीं हो पाएगी। अब उसकी इंस्टॉलेशन के लिए आपको कोई इंजीनियर रिक्वायर्ड था, उस इंजीनियर ने कहा मैं ₹1,00,000 लूंगा इसको इंस्टॉल करवाने का, तो वो जो इंजीनियर की प्रोफेशनल फ़ी आप पे कर रहे हैं वो भी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। फिर उसने कहा कि जी आप फ़लाँ चीज़ मुझे ला के दें, इसकी इंस्टॉलेशन के लिए चाहिए, आप वो सामान बाज़ार से ख़रीद के लाए, वो भी आपका क्या कहलाएगा? इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन पे जितना भी खर्चा आए, चाहे वो कोई पार्ट्स ख़रीद के लाए हों, चाहे आपने कोई लेबर वगैरह पे की है, चाहे किसी प्रोफेशनल की फ़ी उसको पे की है, वो सारी इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, एसेट की वैल्यू में ऐड होगी। अब मशीनरी इंस्टॉल होगी। अब अगर वो बंदा कहे जी देखें मशीनरी लगी, मेरे पैसे दें, तो क्या ऐसे होता आप सीधा उसको पैसे पकड़ा देते हैं? नहीं। क्या होगा, आप उससे कहेंगे जी मशीनरी चला के दिखाओ, सैंपल कुछ बनाकर दिखाओ, सही चल भी रही है कि नहीं। अब फर्ज करें उसने आपको कहा कि ठीक है आप लोग मटेरियल ला के दें, मैं आपको चीज़ें प्रोड्यूस करके दिखाता हूँ। 50,000 रुपये का मटेरियल मैं खरीद के लाया। ठीक है, तो वो जो 50,000 मेरा खर्चा आया वो क्या है? इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट। इनिशियल टेस्टिंग का मतलब फर्स्ट टाइम जब आप उसको टेस्ट करते हैं कि सही भी चल रही कि नहीं। अब 50,000 का मैंने मटेरियल ला के दिया, उसने उस मटेरियल को प्रोसेस करके सैंपल बनाए और सैंपल बिल्कुल ठीक बने। अब फर्ज करें मैंने वो सारे के सारे सैंपल्स अपने एम्प्लॉइज को 20,000 में बेच दिए। अब मैं टेस्टिंग के लिए जो मटेरियल खरीद के लाया था कितने का था? 50,000 का, लेकिन मैंने वो सारे के सारे सैंपल 20,000 में बेच डाले, तो मेरी जेब से एक्चुअल पैसा कितना गया? 30। तो स्टैंडर्ड कहते हैं 30,000 ऐड कीजिएगा। ठीक है, इनिशियल टेस्टिंग कॉस्ट यानी 50,000 आफ्टर डिडक्शन ऑफ रेवेन्यू टू बी जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ सैंपल्स। सैंपल बेच के 20,000 आ गया, तो 50 माइनस 20 यानी 30,000 आप ऐड कीजिएगा। उसके बाद कह रहे इसमें प्लस कीजिएगा क्या? इनिशियल एस्टिमेट ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रेस्टोरिंग द साइट। देखें, अक्सर मैं एग्जांपल देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है एनवायरनमेंट फ्रेंडली लॉबीज एक्टिव नहीं है। सो अगर तो कोई चीज़ बिक सकती हो तो हम उसको बेच देते हैं, और अगर ना बिक सकती हो तो हम बाहर फेंक देते हैं। किसी के काम किए तो उठा ले, वरना पड़ी हुई है। डेवलप कंट्रीज में इस तरह नहीं होता। वो लोग कहते हैं इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कराओ। अब जब उसको डिस्पोज ऑफ कराने की बारी आती है तो होता कुछ ऐसे है कि उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो भी कोई कंसर्न पार्टी होती है, फर्ज करें आपकी एक मशीनरी, आपने इसको डिस्पोज ऑफ कराना है, हालांकि मेरे काम की है वो मशीनरी, लेकिन होता क्या, मैं आपके पास आऊंगा कि यार ये मैं उठा के ले जाऊंगा, ₹1,00,000 लूंगा इस काम का, तो
पैसे दे के चीज डिस्पोज ऑफ कराना पड़ती है। ठीक है, तो उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है आज ही एस्टिमेट करो कि कल को जब इस एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी, आप इसको प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ कराओगे और साइट को रेस्टोर कराओगे तो कितना खर्चा आएगा। उस खर्चे को आज ही एसेट की कॉस्ट में ऐड कर डालो। तो अब चूंकि ये खर्चा आना कितने अरसे के बाद होगा, लाइफ खत्म होने के बाद। अगर लाइफ 5 साल है तो इट मीन 5 साल के बाद। अगर 5 साल बाद मेरा 2 लाख खर्चा आना है तो क्या 5 साल बाद वाला 2 लाख आज के 2 लाख के इक्वल वर्थ रखता होगा? नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, फिर वो प्रेजेंट वैल्यू ऐड की जाती है। ठीक है, तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू हमने इसके अंदर ऐड करना होती है क्योंकि ये फ्यूचर कैश फ्लो की बात हो रही है। और फाइनली स्टैंडर्ड कहता है इसमें से माइनस कर लिया कीजिएगा अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट या रिबेट आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल के एसेट की वैल्यू निकलती है। तो पेपर के अंदर 3-4 दफा एग्जामिनर ने इस तरह के क्वेश्चन डाले हैं कि लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस दे देता है, कुछ ये होते हैं जिन्होंने एसेट में ऐड होना होता है, कुछ अदर दे देता है जिन्होंने ऐड नहीं होना होता, और आपसे कहा जाता है बताओ एसेट कितने पे रिकॉर्ड करोगे। तो अगर आपको ये चीज़ें याद हैं तो फिर आप इजीली मैनेज कर जाते हैं, वरना कोई ना कोई गलती इसमें हो जाती। और अगर खुदा ना खास्ता एसेट की कॉस्ट गलत निकल आई तो फिर डेप्रिसिएशन भी गलती कंप्यूट होगी। ठीक है, तो ये इस वजह से ना आपको ये चीज़ें याद रखना पड़ेंगी। तो इसकी वजह से मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी कराऊंगा ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो किस तरह के क्वेश्चंस के पेपर में टेस्ट हुए हुए हैं। तो ये था इनिशियल मेजरमेंट कि फर्स्ट टाइम जब एसेट रिकॉर्ड करेंगे तो किस कीमत पे किया जाएगा। एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। जी, एक्सचेंज ऑफ एसेट्स का क्या मतलब? हाँ, जो बार्टर ट्रांजैक्शन जैसे होता है, एसेट के बदले एसेट ले लिया, साथ कुछ पैसे ले या दे दिए। अब मसला आता है नया एसेट किस कीमत पे रिकॉर्ड हो, उसके लिए स्टैंडर्ड आपको गाइडलाइन दे रहा है। सबसे पहले उसने आपको कहा है कि new asset would be recognized at fair value of asset given up plus cash adjustment। ठीक है, कह रहा है जो पुराना एसेट दिया उसकी जो फेयर वैल्यू, उसकी जो मार्केट में कीमत थी वो लो, और अगर कोई कैश लिया या दिया वो प्लस माइनस कर लो। तो कहता है इस तरह करके इसकी कॉस्ट निकालना, इस कीमत पे अपना नया एसेट रिकॉर्ड करना। फिर उसने आपको सेकंड रूल बताया, इफ फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज more evident than new asset would be recognized at its fair value।
कह रहा है अगर आपको एविडेंस मिल रहा है कि जो नया एसेट है इसकी फेयर वैल्यू ज्यादा एविडेंट है, ज्यादा रिलायबल है, तो कह रहा है फिर उस पर रिकॉर्ड कर लेना। ठीक है, यानी फर्स्ट प्रेफरेंस क्या होगी, जो पुराना एसेट दिया उसकी मार्केट वैल्यू प्लस कैश एडजस्टमेंट। लेकिन कह रहा है अगर कभी एविडेंस मिले कि नहीं जो नया एसेट है ना इसकी फेयर वैल्यू ज्यादा एविडेंट और रिलायबल है, ज्यादा अच्छी एस्टिमेट हो रही है, तो कह रहा है फिर उसको उसकी अपनी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना। लेकिन फर्स्ट नंबर पे यही करना है। ये अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए ना कि फेयर वैल्यू ऑफ न्यू एसेट इज मोर एविडेंट, तब आप लोगों ने फिर उसको उसकी फेयर वैल्यू पे करना है, अदरवाइज यही रूल चलेगा। अच्छा, कई दफा इस तरह होता है कि ना नए एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली प्रिडिक्ट हो रही, ना पुराने वाले की पता है। अब पुराने वाले की नहीं पता तो ये वाला रूल नहीं लग सकता, नए वाले की नहीं पता तो ये भी नहीं लग सकता। फिर स्टैंडर्ड ने तीसरा रूल बताया, इन द एब्सेंस ऑफ fair values, new asset would be recognized at carrying amount of asset given up plus cash adjustment। ठीक है, आपको मैं कहता हूं ना पुराने की फेयर वैल्यू पता है ना नए की पता है, तो कहता है फिर पुराने की कैरिंग अमाउंट तो आपको पता होगी, आप उसकी कैरिंग अमाउंट ले लो, और अगर कोई साथ पैसे दिए या लिए कहता बस वो प्लस माइनस कर लेना। तो इसी तरतीब में सोचना है, ये नहीं है सीधा ये वाला कर जाए या ये वाला कर जाए नंबर काट जाएगा। पहले वो काम, अगर एविडेंस मिला है कि नहीं नए वाले एसेट की वैल्यू ज्यादा रिलायबल है, फिर ये वाला, और अगर दोनों में से किसी की वैल्यू रिलायबल नहीं है तो ये वाला। पेपर के अंदर 2-3 दफा एग्जामिनर ने ये पॉइंट टेस्ट किया है कि उसने ABC 3 सिचुएशन बनाई। पहले में उसने कहा जी नए एसेट की वैल्यू ज्यादा एविडेंट नहीं है, अगले में उसने कहा नहीं नए की ज्यादा एविडेंट है, अगले में उसने कहा किसी की भी एविडेंट नहीं है। तो उसने एक ही क्वेश्चन में तीनों रूल टेस्ट किए थे कि स्टूडेंट कैसे डिसाइड करता है। तो ऐसे ना ये रूल भी आपको याद होने चाहिए। बाकी एक्सचेंज ऑफ एसेट का क्वेश्चन मल्टीपल टाइम आया है, ठीक है, लेकिन ये तीनों एक ही क्वेश्चन में टेस्ट 1-2 दफा ही हुए हैं। तो कल इंशाल्लाह हम लोग इसके भी क्वेश्चन देखेंगे। आपको उसने कहा है कि आप लोगों ने एसेट एक्सचेंज किया, आपने मुझे अपनी पुरानी गाड़ी दी, साथ कुछ पैसे दिए, नई गाड़ी ले ली। अब मसला आप नई गाड़ी किताबों में कितने पे लिखेंगी, तो कहते हैं आप देखें पुरानी जो आपने गाड़ी दी उसकी मार्केट में क्या कीमत थी, अब उसकी कीमत थी 10 लाख, साथ आपने मुझे 5 लाख कैश दिया, तो आपको नई गाड़ी कितने में पड़ गई 15। तो कहता है 15 पे कीजिएगा, ये उसने बताया था। अगर हम फेयर वैल्यू पे ना लाइक उस बंदे ने गाड़ी दी 15 लाख की है, तो फेयर वैल्यू पे करेंगे या तो जितने में दी उस पे करेंगे? नहीं, यानी आप क्या कहना चाह रहे हैं? लाइक फेयर वैल्यू इसकी मार्केट के अंदर 10 लाख है, लेकिन जो उसके साथ ट्रांजेक्शन हुई है उसमें उसने 15 लाख की गाड़ी दी है, तो यानी आप कह रहे हैं 15 लाख के बदले उसने गाड़ी लिया आपसे। हाँ, इसका मतलब फिर वो उसकी पुराने की फेयर वैल्यू पे ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा, वो आपको ज्यादा एविडेंट फेयर वैल्यू न्यू की बता रहा है, फिर ये वाला रूल लगेगा। तो ये इसका आज फिलहाल हम यहीं तक रहने देते हैं। तो कल इंशाल्लाह पहले मैं आप लोगों को इन दोनों के क्वेश्चंस कराऊंगा और उसके बाद फिर स्टैंडर्ड के जो फर्दर एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस हम लोग करेंगे। थैंक यू।